तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, वो ये तर्कस सीरीज वाली बुक से रोहित प्रियदर्शी की जो बुक है उसका वीडियो मैंने बनाया था। उसके आगे का पोर्शन मैं आज कवर कर रही हूँ और आपके पीटी एग्जाम के पहले ये पूरे बुक का वीडियो मैं बनाऊंगी, सारे सेक्शन का, सारे टॉपिक का, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितना भी है सेक्शन है इस किताब में मैं सबका बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है जो आपके एग्जाम के पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आप अगर मेंस में भी आंसर राइटिंग में भी इसके चीज़ों को शामिल करेंगे तो वो आपके लिए आपका आंसर काफ़ी उससे प्रभावी होगा। तो इसलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। और इसके पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियोस को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिएगा, तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी पीटी के लिए। ये कम्प्लीटली रिवीजन सेशन है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मैं सारा उसी को कवर करा रही हूँ अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने 46 क्वेश्चन तक किया था, यहाँ तक किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, और इसका सारा एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी ऊपर वाला जो भी एक्सप्लेनेशन वो मैंने पढ़ के आपको बता दिया था। तो इसका क्या था, रामगढ़ हजारीबाग। अब हमारा 47 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं हसन इमाम। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है, इसको बीपीसीसी भी इसका शॉर्ट फॉर्म है, का गठन किसने किया था? नवाब सरफराज हुसैन खान ने किया था। और बीपीसीसी के पहले सत्र की अध्यक्षता जो थी 1908 में पटना में सैयद हसन इमाम ने की थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सैयद हसन इमाम थे। लेकिन अगर कभी गठन पूछेगा कि इसका गठन कब हुआ था या किसने किया था, तो गठन 1908 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो नवाब सरफराज हुसैन खान के द्वारा। अब इसके लिए और भी क्या क्या इसमें और भी पॉइंट्स है, देखिए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी। और इसी सम्मेलन में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम सत्र की अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। ठीक है, और सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भागलपुर में हुआ था। तो इसमें देखिए कि दोनों अधिवेशन क्या दिया हुआ है। पहला अधिवेशन पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर अली इमाम ने की थी, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का। और इसी सम्मेलन में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बनी थी, उसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। और दूसरा कहाँ हुआ था अधिवेशन? 9 से 10 अप्रैल 1909 को, और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और ये हुआ था भागलपुर में। तो पहला पटना में, दूसरा भागलपुर में। अब एग्जाम पॉइंटर्स क्या क्या है। इस अधिवेशन में पहली बार पृथक बिहार का प्रस्ताव फखरुद्दीन अली खान ने पारित किया था। ठीक है, तो पृथक बिहार का प्रस्ताव भी कहाँ हुआ था? इसी सम्मेलन में पारित किया गया था। ठीक है, और किसने किया था? तो फखरुद्दीन अली खान ने। अब सैयद हसन इमाम के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं कि सैयद हसन इमाम जो हैं, इनका जन्म 31 अगस्त 1871 को पटना जिले के नेउरा गांव में हुआ था। हसन इमाम है जो है इंग्लैंड की इंडियन सोसाइटी के सचिव थे। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वह लंदन के अंजुमन इस्लामिया के सचिव थे, जिसकी स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने की थी। और 1916 में होम रूल आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। और उसके बाद क्या था, उन्होंने 1917 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए सैयद हसन इमाम के बारे में इतनी जानकारियां हैं। मतलब कि देखिए सैयद हसन इमाम के बारे में इसमें से कोई भी लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना जिले के नेवरा में। और ये क्या इंग्लैंड के इंडियन सोसाइटी के सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और अंजुमन इस्लामिया के भी सचिव थे। तो ये भी हो सकता है कि इनका नाम पूछ के दे दे कि वो किस किस सोसाइटी के सचिव थे, या सैयद हसन इमाम का संबंध इनमें से किस किस सोसाइटी से रहा है। ठीक है, या किस किस इंस्टीट्यूशन से रहा है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अब्दुल बारी के बारे में देखिए। ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार के भोजपुर जिले से थे। वो एक कांग्रेसी और मजदूरों के आंदोलनों के लिए समर्पित नेता थे।
1930 में उन्होंने भागलपुर में सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी उनके साथ थे। 1937 में हुए चुनावों में वो चंपारण से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और डिप्टी स्पीकर भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बने लेबर इंक्वायरी कमेटी के सदस्य भी रहे और टिस्को टाटा स्टील में वर्कर्स यूनियन में इनका उल्लेखनीय योगदान था। गांधी जी के बुलावे पर पटना आने के दौरान फतुहा के पास 28 मार्च 1947 को इनकी हत्या कर दी गई। इनके दुखद निधन पर गांधी जी इनके पैतृक गांव कोइलवर भी गए थे। तो ये प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। अब्दुल बारी कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया था, तो ये देखिए दो फेमस लोगों के बारे में, सैयद हसन इमाम के बारे में इतनी जानकारी और अब्दुल बारी के बारे में, तो उसको आप ध्यान से हर एक लाइन पढ़िएगा। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये है बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरला देवी ने। देखिए दोस्तों, इस बुक में आपको कितने नए नाम, कितने नए पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आप लोग के पीटी के लिए। तो छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। अब देखिए इसके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, पटना कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में बिहार के छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्या हुआ था, 15वां बिहारी छात्र सम्मेलन, ये पलामू में डाल्टेनगंज में CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो देखिए 16वां पूछा है, 16वां हजारीबाग में हुआ है, 15वां कहाँ हुआ है, पलामू डाल्टेनगंज में, और स्थापना कब हुई है, 1906 में। राजेंद्र प्रसाद ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। पहला सम्मेलन पटना कॉलेज में आयोजित किया गया था और इसका मेन उद्देश्य क्या था, कि बिहार के छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए। अब इनके बारे में, CF एंड्रयूज के बारे में कुछ तथ्य है, इन्होंने, इनका क्या क्या योगदान रहा है। तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, या इनको CF एंड्रयूज भी बोलते हैं, एक एंग्लिकन पादरी, समाज सुधारक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक और महात्मा गांधी के प्रिय मित्र थे। भारतीय राष्ट्रवादियों के अनुरोध पर वे ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीयों के राजनीतिक विवादों को सुलझाने में उनकी चिंताओं से अवगत कराने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, जहां 1914 में उनकी गांधी जी से पहली बार मुलाकात हुई। वे अहिंसा और सत्याग्रह के गांधीवादी आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए, जिससे आगे चलकर गांधी जी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। इनको भी, CF एंड्रयूज को अक्सर दीन बंधु कहा जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है, देखिए ये कंफ्यूजन है, दीन बंधु और देश बंधु, ठीक है। तो CF एंड्रयूज जो है, इनको दीन बंधु कहा जाता है और CR दास को देश बंधु कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और उन्होंने गांधी जी के जीवन पर एक पुस्तक क्या लिखी थी, ट्रिब्यूट ऑफ अ फ्रेंड में एक भावपूर्ण निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने गांधी जी के नैतिक आदर्शों और मूल्यों की प्रशंसा की और मानव जाति के लिए उनके उदार योगदान को स्वीकार किया था। उसके बाद क्या है, CF एंड्रयूज 1924 से 1928 तक टाटा ट्रेड यूनियन के दूसरे अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता SN हल्दर का स्थान लिया था। तो ये SN हल्दर के बारे में भी एक बार पूछा था कि टाटा ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए यहाँ पे है कि ये दूसरे अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने किसका ये लिया था, स्थान लिया है, तो SN हल्दर का। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस संस्था की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने 1906 में पटना में राष्ट्रवाद और शैक्षिक सुधारों के लिए की थी। गौरतलब है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की है, लेकिन रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने 1906 में पटना में किया है, ठीक है। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था, तो ये हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है। बिहार में विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुए थे। 24 मार्च 1937 को गवर्नर MG हैलेट ने श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया,
लेकिन उन्होंने प्रशासकीय कार्यों में गवर्नर के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो फिर किसको 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस, ये क्या थे? मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। मोहम्मद यूनुस को 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने जल्द ही इस्तीफा देकर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रधानमंत्री, प्रीमियर उस समय, अब मुख्यमंत्री कहा जाता है, पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था, बना दिया। और 20 जुलाई 1937 को जब कांग्रेस सत्ता में आई तो श्री कृष्ण सिंह बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसलिए पहले जो सबसे पहले बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री का पद होता था, अब मुख्यमंत्री हैं, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था और ये मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे। और देखिए उस समय कौन थे? एमजी हैरेट गवर्नर थे और ये कब बने थे? 24 मार्च 1937 को। अब मोहम्मद यूनुस के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो देखिए मोहम्मद यूनुस ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, लेकिन बाद में वे महात्मा गांधी की असहयोग नीति और दूसरे राजनीतिक कारणों से कांग्रेस से अलग हो गए थे। उन्होंने 1937 के चुनाव के समय मौलाना सज्जाद के साथ मिलकर मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, ठीक है। इसीलिए जिस समय वो बिहार के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय प्रधानमंत्री का पोस्ट था, तो उस समय उनको मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, तो इसलिए ये लिखा गया था। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस के बाद मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 4 महीने का था। उनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह ने पद और कार्यभार संभाला और मोहम्मद यूनुस ने 1924 में पटना टाइम्स की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पटना टाइम्स किससे संबंधित है या किसने शुरुआत की थी? तो मोहम्मद यूनुस ने। कब की थी? तो 1924 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। अब इनके बारे में क्या है? 21 अक्टूबर 1887 को जन्मे श्री कृष्ण सिंह मुंगेर जिले के बरबीघा थाने के मौर गांव के हरिहर सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 1906 में मुंगेर जिला हाई इंग्लिश स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। श्री कृष्ण सिन्हा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ठीक है। उनके द्वारा लिखे और अभिनय किए गए नाटक भारत दुर्दशा के कारण उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। 1952 और 1957 में हुए प्रथम और द्वितीय आम चुनावों में वे क्रमशः खड़गपुर और शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और 31 जनवरी 1961 को अपने निधन तक वे बिहार में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कौन सा नाटक? भारत दुर्दशा के कारण राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। और ये देखिए अपने निधन तक वे मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के पद पर है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन से नेता थे जो अपने निधन तक मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष रहे थे? तो ये बिहार के श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद देखिए इनके बारे में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 1978 में भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र नामक एक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की। पटना के सबसे बड़े सम्मेलन कक्ष श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। हर साल 21 अक्टूबर को बिहार राज्य श्री कृष्ण जयंती मनाकर अपने महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को, ठीक है। और इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह 1937 में बिहार के चुनाव, जो भारत की सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी थी, इसलिए उसने आसानी से चुनाव जीत लिया। किसान सभा ने भी बर्खास्त भूमि के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। 15 फरवरी 1938 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में इस्तीफा दे दिया, खास तौर पर जब योगेंद्र शुक्ला को कठोर सजा दी गई और अंडमान और निकोबार द्वीप कालापानी के सेलुलर जेल भेज दिया गया था। तो योगेंद्र शुक्ला को के सजा की वजह से
और कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या किया था, राजनीतिक कैदियों के रिहाई के मुद्दे पर कृष्ण सिंह के साथ इन लोगों ने ये इस्तीफा दे दिया था। अगर प्रश्न में पूछा जाता है बीपीएससी में कि बिहार में पहली कांग्रेस सरकार किसकी बनी, तो उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। और अगर बिहार में पहली भारतीय सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी, यह अगर क्वेश्चन होगा तो इसका जवाब होगा मोहम्मद यूनुस, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह लीजिए वो बिहार के यही थे। लेकिन अगर कांग्रेस का सरकार किसके नेतृत्व में बना था, तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। देखिए, बिहार में कौन, निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल के नेता थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में चुनी हुई सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से त्याग पत्र दे दिया था, तो वही राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया, तो वहीं फिर राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। देखिए, रिपीटेड है, 64वें में भी पूछा, 68वें में भी पूछा है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो यही श्री कृष्ण सिंह हुए। ठीक है, इनके बारे में फिर बहुत सारी चीजें हैं। और जो जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो इस पॉइंट से जरूर क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो आप लोग सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। श्री कृष्ण सिंह या श्री बाबू भी इनको बोला जाता था, 1887 से लेकर 1961 तक, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर जिले के बरबीघा थाने के माउर गांव के हरिहर सिंह के घर हुआ था। उन्होंने 1906 में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास किया। तब वे पटना कॉलेज में बीए के छात्र थे। जब वे पटना कॉलेज में बीए के छात्र थे, तब वे 1910 में आरा गए और उन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन के 5वें सत्र में भाग लिया। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 1913 में इतिहास में एमए की डिग्री प्राप्त की और 1914 में कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1915 में कानून का अभ्यास शुरू किया, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्होंने 1921 में से छोड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए किसने अपनी वकालत छोड़ी थी। युवा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, लोकमान्य तिलक और अरविंद युवा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह लोकमान्य तिलक और अरविंद घोष की राजनीतिक सोच से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी महात्मा गांधी से पहली मुलाकात 1916 में काशी विश्वविद्यालय बनारस में हुई थी। उसके बाद वे सितंबर 1920 में शाह मोहम्मद जुबैर के घर पर उनसे भेंट हुई थी। देखिए, शाह मोहम्मद जुबैर के बारे में भी पढ़ना होगा आगे, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना की। स्वराज दल, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद 1 जनवरी 1923 को गठित एक राजनीतिक दल था। 1929 में वे स्वामी सहजानंद द्वारा शुरू की गई बिहार प्रदेश किसान सभा के महासचिव बने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बने थे कौन, बिहार प्रदेश किसान सभा के महासचिव 1929 में बने थे। फिर 1930 में उन्होंने सिंह ने गढ़पुरा बेगूसराय में नमक सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गिरफ्तारी के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस के सत्ता में आने पर वह बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री बने। 1935 की भारत सरकार अधिनियम के तहत श्री कृष्ण सिंह ने 20 जुलाई 1937 को अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। वह और उनके सहयोगी कौन, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ये बिहार केसरी और ये बिहार विभूति। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर राज्यपाल से असहमत थे और इसलिए इस्तीफा दे दिया। फिर क्या हुआ, 1940 में रामगढ़ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से वे बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। श्री कृष्ण सिंह और बिहार प्रांत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शिमला सम्मेलन में भाग लिया और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी बने, जिसने भारत का संविधान तैयार किया था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
यह श्री कृष्ण सिंह ही थे जिन्होंने दलितों को वैद्यनाथ मंदिर देवघर में प्रवेश दिलाया और दलितों के उत्थान और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है। राज्य में जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जमींदारी उन्मूलन विधेयक 18 सितंबर 1947 को विधानसभा में पेश किया गया था और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। हर साल 21 अक्टूबर को बिहार राज्य श्री कृष्ण जयंती मनाकर अपने महान सपूत को श्रद्धांजलि देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स पहले ऊपर भी पढ़े गए थे, फिर से पढ़ दिया मैंने, तो आप लोगों को याद रहेगा। अब क्या है, बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 में किसने की थी? तो यह है बाबू गुरु प्रसाद सेन। ठीक है। बिहार हेराल्ड 1872 में पटना में गुरु प्रसाद सेन द्वारा स्थापित पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था? ये अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था बिहार हेराल्ड। ये कब शुरू हुआ था? 1872 में। किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र है, इसके संपादक, प्रायोजक या संस्थापक कौन लोग थे? तो ये देखिए बिहार बंधु, इनका नाम, ये बिहार बंधु जो पत्रिका है या समाचार पत्र, इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट। बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। पटना लॉ वीकली राजेंद्र प्रसाद। हिंदू पैट्रियट ये हरीश चंद्र मुखर्जी। द मदरलैंड ये मौलाना मजहरुल हक। इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह। पटना टाइम्स मोहम्मद यूनुस। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा और बिहार टाइम्स सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद याद रहेगा। पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो वही द बिहार हेराल्ड था। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो ये था सर्वहितैषी। अब देखिए सर्वहितैषी बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत 1874 में हुई थी। इसने क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने और उपनिवेशी काल में जन चेतना को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अब सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़िए, इनका भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है बिहार में। इनका जन्म 10 नवंबर 1871 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा में हुआ था। उस समय ये आरा जो था बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। उन्होंने पटना में शिक्षा प्राप्त की और बाद में लंदन से कानून की डिग्री हासिल की। वह पटना के बांकीपुर में आयोजित 27वें कांग्रेस अधिवेशन 1912 के महासचिव थे। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की थी, जिनको RN मुधोलकर भी कहते हैं। 1894 में उन्होंने बिहार टाइम्स नामक एक समाचार पत्र शुरू किया जिसमें उन्होंने पृथक बिहार के बारे में मांग उठाई थी। ठीक है। बिहार टाइम्स में 1894 में उन्होंने पृथक बिहार की मांग उठाई थी। वह संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष मतलब अंतरिम अध्यक्ष थे। 1936 से 1944 तक वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहे और उनकी पुस्तक इंडियन नेशन बहुत प्रसिद्ध हुई। ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह के बारे में श्री कृष्ण सिंह का सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप लोग को इतने पॉइंट्स देखिए मिल गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती भी बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है और आप तो देखते रहिएगा कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स में। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। 1922-23 में मुंगेर क्षेत्र में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा स्थानीय किसान सभा का गठन किया गया। कहाँ? तो 1922-23 में स्थानीय किसान सभा का गठन किया गया था और प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। तो अब देखिए बिहार किसान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। किस जगह पे? सोनपुर में। और अध्यक्षता किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती ने की थी। दूसरा कहाँ हुआ था? तो 1934 में अधिवेशन दूसरा हुआ था बिहार किसान सभा का। इस किस स्थान पर हुआ था? तो गया पे, और इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। और तीसरा अधिवेशन जो है 1935 में हुआ था, ये हाजीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने की थी।
उसके बाद देखिए अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन 1936 में लखनऊ में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और एनजी रंगा इसके सचिव थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये देखिए, ये स्वामी विद्यानंद इनका नाम था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व, इसका आंसर है स्वामी विद्यानंद ने किया था। आप स्वामी विद्यानंद के बारे में पढ़िए। वह असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के सबसे महत्वपूर्ण किसान नेता थे। भागलपुर और मधुबनी क्षेत्र में सक्रिय थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में देखिए क्या क्या है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रभाव का क्षेत्र शाहाबाद क्षेत्र और बिहटा था। ठीक है, स्वामी सहजानंद का ये जो क्षेत्र था कौन कौन सा? तो शाहाबाद क्षेत्र और बिहटा था। बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े अन्य व्यक्तित्व कौन कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे और कार्यानंद शर्मा, ये मुंगेर मुंगेर से थे। कार्यानंद शर्मा बड़ैया ताल, यदुनंदन शर्मा गया से, यमुना कारजी सारण से, और राहुल सांकृत्यायन ये छपरा के, अन्नावारी इनको बोला जाता है, या अंबारी सत्याग्रह। ठीक है, तो बिहार किसान आंदोलन से जुड़े स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, स्वामी विद्यानंद भी थे। नाम सबका दे देगा ना। जैसे देखिए स्वामी विद्यानंद क्या थे? असहयोग आंदोलन के दौरान ये महत्वपूर्ण किसान नेता थे। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या क्या था? भागलपुर और मधुबनी क्षेत्र में सक्रिय थे। उसके बाद स्वामी सहजानंद थे, इनको तो किसान प्राण के ही नाम से जाना जाता है। और इन्होंने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। इनका क्षेत्र क्या था? शाहाबाद और बिहटा। उसके बाद कौन कौन से थे? तो कृष्ण सिंह और कार्यानंद शर्मा मुंगेर से, यदुनंदन शर्मा गया से, यमुना कारजी सारण से, राहुल संकृतान छपरा से। तो हो सकता है एक तरफ व्यक्तित्व का नाम दे दे, व्यक्तियों का, और दूसरी तरफ वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, मतलब कि कौन सा क्षेत्र था उनका। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, इस तरह से भी पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह स्वामी विद्यानंद, ये क्वेश्चन ऊपर भी था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो देखिए इसमें सब लोग हैं, स्वामी सहजानंद भी हैं, कार्यानंद शर्मा भी हैं, राहुल संकृत्यायन भी है, और यदुनंदन शर्मा भी हैं। तो ये सारे लोग जुड़े थे। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो देखिए इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए एक से अधिक होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1929 में। ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन मैं पढ़ चुकी हूँ पहले ही। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो ये छपरा से थे। किस कंपनी ने 1632 में पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था। अब इसमें एग्जाम पॉइंटर्स देखिए क्या क्या है। यूरोपीय लोगों के भारत आने का क्रम इस प्रकार था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, फिर डच आए थे 1605 में, फिर ब्रिटिश अंग्रेज ये लोग आए, मतलब ब्रिटिश 1608 में, फिर डेन या डेनिस ये 1620 में, और फ्रेंच या फ्रांसीसी 1664 में। तो ये भी आप लोग इसका क्रम याद रखिएगा कि कौन कौन कब आया था। कई बार दे देता है कि कौन एक तरफ सन ईस्वी दे देगा और एक तरफ दे देगा कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनिस, ये सब, और इसको मिलाना रहता है। तो आप इसका क्रम याद रखिएगा। उसके बाद यूरोपीय लोगों ने बिहार में कारखाने की स्थापना निम्न क्रम में की थी। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने बिहार में कारखाना स्थापित की थी 1599 में। उन्होंने बंडेल में कॉन्वेंट और चर्च की स्थापना की, जो बंगाल में पहला चर्च है, जिसे बंडेल चर्च कहा जाता है। उसके बाद किसने? ब्रिटिश अंग्रेज ने। इन्होंने 1620 में आलमगंज पटना में कारखाना बनाया, लेकिन ये 1621 में बंद हो गया, जिसके बाद से 1651 में पुनर्जीवित किया गया, और अब यह गुलजार बाग में एक प्रिंटिंग प्रेस है।
डच ने कब किया था? 1632 में उन्होंने पटना में कारखाना स्थापित किया, जिसे अब पटना कॉलेज कहा जाता है। और डेनिस जो थे, ये 1774 में पटना में नेपाली कोठी में कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए, इसमें भी कई सारे नए नए पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे किसने कारखाना स्थापित किया था, जो अभी अभी किस नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि पटना कॉलेज के बारे में पूछते, तो ये क्या था? ये डचों का कारखाना था, जो 1632 में उन्होंने पटना में स्थापित किया था, और अब ये पटना कॉलेज है। इसी तरह देखिए, गुलजार बाग में जो प्रिंटिंग प्रेस है, पहले क्या था? ब्रिटिश अंग्रेजों ने इन्होंने 1620 में पहले आलमगंज में पटना में कारखाना बनवाया, 1621 में बंद हो गया, बाद में 1651 में पुनर्जीवित हुआ। उसी तरह पुर्तगालियों ने क्या है? बंडेल चर्च, तो कहाँ पे है? बंडेल में कॉन्वेंट और चर्च की स्थापना की थी, जो बंगाल का पहला चर्च है। तो ये सारा क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो फिर यही 1632। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या देखिए। हॉलैंड, अब नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच भारत में कदम रखने वाले दूसरे यूरोपीय थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हुई थी, और इसका पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र इंडोनेशिया में था। भारत में उन्होंने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। उसके बाद 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में बिमिलीपाटम, और 1653 में चिंसूरा में स्थापित किया था। तो ये कारखाना कहाँ कहाँ लगाया था, इसका भी क्रम एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि किस सन ईस्वी में किस जगह पे कारखाना डचों ने स्थापित किया था। 1632 में पटना में अपना पहला कारखाना भी स्थापित किया। अच्छा, डच क्या थे? कपास, अफीम, रेशम, नील, चावल और काली मिर्च का व्यापार करते थे। वे यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से कपड़ा और रेशम, और बिहार से शोरा और गंगा घाटी से अफीम और चावल लेके जाते थे। हुगली के युद्ध नवंबर 1759 में डचों को अंग्रेजों ने हरा दिया, जिससे भारत में उनकी महत्वाकांक्षाओं को झटका लगा। उन्हें भारत में साम्राज्य निर्माण में भी अधिक रुचि नहीं थी, वो बस व्यापारिक मुनाफा कमाना चाहते थे। उनका मुख्य व्यापारिक हित क्या था? इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूह में था, जहां से उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारी लाभ कमाया। ठीक है, तो डचों को फाइनली अंग्रेजों ने जब हरा दिया, और वैसे भी वो लोग यहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने नहीं, बिजनेस के पर्पज से, मतलब व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए आए थे। तो फिर यहाँ पे इन लोगों का रुचि जो खत्म हुआ, और अंग्रेज ज्यादा स्थापित हुए, तो उसके बाद इन लोग का मेन क्या था? इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूह में इन लोग का व्यापारिक हित वहां तक सीमित रह गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था? तो हुंकार था। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था? हुंकार। अब इसकी व्याख्या देखिए। हुंकार जो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक हिंदी पत्रिका थी। उनकी अन्य साहित्यिक रचनाओं में कौन कौन सा था? देखिए, मेरा जीवन संघर्ष, माई लाइफ स्ट्रगल शामिल है, जिसे वेस्लेयन यूनिवर्सिटी यूएसए के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले अध्यक्ष थे, और एनजी रंगा क्या थे? पहले सचिव थे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। उनकी साहित्यिक कृतियां और क्या क्या थी? तो एक तो पहले देखिए हुंकार, दूसरा मेरा जीवन संघर्ष, उसके बाद क्या था? द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट रिडक्शन इन बिहार, किसान सभा के संस्मरण, गया के किसानों की कारुण कहानी। ठीक है, इतना सब कुछ स्वामी सहजानंद सरस्वती की कृतियां थी। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अब राहुल सांकृत्यायन के बारे में देखिएगा क्या क्या है। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या क्या है।
राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा में हुआ था। उनके बचपन का नाम केदारनाथ था। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव के कारण इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया और राहुल सांकृत्यायन हो गया। इन्होंने भारत यात्रा वृतांत का जनक कहा जाता है इन्हें। वोल्गा से गंगा उनके द्वारा लिखी गई थी। तिब्बत में 1.25 वर्ष और मेरी यूरोप यात्रा उनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्या है साहित्यिक कृतियां हैं। ठीक है, तो एक उनको क्या बोला जाता है, भारतीय यात्रा वृतांत का जनक भी कहा जाता है। वोल्गा से गंगा, तिब्बत में 1.25 वर्ष और मेरी यूरोप यात्रा उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां हैं। वह सारण और दरभंगा के इलाकों में काफी सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन को भारत सरकार सरकार द्वारा 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए बिहार में सर्चलाइट अखबार के संपादक कौन थे? तो सर्चलाइट इसमें से कोई नहीं है। अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी। देखिए इसमें कौन है? सर्चलाइट अखबार की शुरुआत सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे और दूसरे संपादक महेश्वर प्रसाद थे। मुरली मनोहर प्रसाद इसके सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या बोलते हैं संपादक थे। ठीक है, तो इसलिए देखिए उसके बाद और क्या है, सर्चलाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे, न कि मुरली मोहन प्रसाद। इसलिए बीपीएससी ने उत्तर ई को लिया है, मतलब इनमें से कोई नहीं को। हाँ, इसके अलावा देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बिहार में प्रकाशित कुछ अन्य पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो 1872 में बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट द्वारा बिहार बंधु यह कलकत्ता में शुरू हुआ। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट द्वारा बिहार बंधु कलकत्ता में शुरू, और बाद में वे अपने प्रेस को पटना लेके आए। 1872 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार हेराल्ड, 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा बिहार टाइम्स, और बाकी अन्य पत्र पत्रिकाओं के लिए ऊपर एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि किसके संपादक कौन है, तो वो देख लीजिएगा। उसके अलावा इन सब आप लोग की कॉपी पे एक जगह कहीं पे ना ये सारा पत्र पत्रिकाओं का नाम और किसने प्रकाशित कराया था या कौन संपादक थे, वो प्रॉपर एक चार्ट बना के एक जगह रख लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन में ये आसान होगा। तो ये देख लीजिए, बाकी ऊपर दिया हुआ है। स्वतंत्रता के बाद बिहार में के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इनका नाम था जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम पहले राज्यपाल थे। उनके पदभार संभालते ही लिए गए शुरुआती निर्णयों में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को विधानसभा के पास राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश करते हुए पुलिस की गोलीबारी में शहीद हुए 7 छात्रों के नाम पर एक स्मारक बनाने के आदेश और औपनिवेशिक काल में विशाल मैदान, जिसे रेस कोर्स मैदान भी कहा जाता था, इसका नाम बदलकर गांधी मैदान करने का आदेश शामिल है। ठीक है, तो जब ये राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम, तो पहले वो जो 7 यंग मार्टियर्स जो पटना में बना हुआ है, सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था, उसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए जो 7 मिलर स्कूल के स्टूडेंट्स को गोली मारी गई थी, तो ये 7 छात्रों के नाम पर एक स्मारक बना हुआ है पटना में। और जो विशाल मैदान जिसको रेस कोर्स मैदान कहा जाता था, उसका नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मानार्थ एक पहल थी, लेकिन बीपीएससी के अनुसार इसका नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदल दिया गया था, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। ठीक है, तो ये देखिए कि इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि उनकी हत्या के बाद, गांधी जी की हत्या के बाद पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। कहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई है? तो बिहार में 1904 में भी ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए देवघर, वर्तमान में झारखंड में, गोल्डन लीग की स्थापना की गई। ठीक है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम था महादेव लाल सर्राफ। भागलपुर में महादेव लाल सर्राफ ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब इसमें और देखिए बिहार में नमक कानून पे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जरूरी है। देखिए बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण में शुरू किया गया था।
इसमें समग्र नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रदान किया था। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए स्वयंसेवक अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना शहर में मंगल टैंक के पास नखास पिंड चले गए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अंत में रामवृक्ष बेनीपुरी 23 अप्रैल 1930 को नखास पिंड में नमक कानून तोड़ने में सफल हुए। एक स्थल रुद्ध राज्य होने के कारण बिहार में नमक कानून को तोड़ने के लिए सांकेतिक उपायों का चयन किया गया था। देखिए बिहार में कोई समुद्र का किनारे तो है नहीं, ये एक लैंड लॉक्ड मतलब वो है स्टेट है, तो लेकिन यहाँ पे नमक तोड़ने के लिए सांकेतिक मतलब ऐसा नहीं था कि कोई जाके समुद्र के किनारे नमक बनाना था, लेकिन सांकेतिक उपाय किया जाता था, जैसे नमक कर और चौकीदार कर का भुगतान नहीं करना, तो नमक कानून तोड़ने के लिए यही काम किया गया था। अब है रामवृक्ष बेनीपुरी, इनके बारे में पढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वे जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ मित्र थे। इन्होंने जयप्रकाश नारायण पर जयप्रकाश नाम से पुस्तक लिखी। वे युवक, तरुण भारत, तूफान, कैदी, कर्मवीर, जनता आदि पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। उनकी साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी थी रामवृक्ष बेनीपुरी की? तो तथागत, अम्बापाली, माटी की मूर्ति, पतितों का देश, कैदी की पत्नी, गुलाब और गेहूं, मील के पत्थर आदि। 1999 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। बिहार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने नमक मार्च का नेतृत्व किया था। कहाँ कहाँ पर किसने किया था? तो मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने किया था, भागलपुर में महादेव लाल सर्राफ ने, पटना में अंबिका कांत सिंह ने, गया में चंद्रावती देवी, इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान गया में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, और दरभंगा में सत्यनारायण सिंह ने। ठीक है, नोट क्या है इसमें देखिए इंपॉर्टेंट। इंडियन कल्चर पोर्टल के अनुसार 6 अप्रैल 1930 को सारण में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, इसलिए तारीख को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति है, लेकिन ज्यादा सटीक तिथि 15 अप्रैल 1930 ही है। ठीक है, और छपरा में क्या हुआ था? जेल में बंद कैदियों ने ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार करते हुए नंगी हड़ताल की थी। तो छपरा जेल में इन्होंने ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया, वहां के जो कैदी थे, और नंगी हड़ताल शुरू की थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में जनता ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध करने का निर्णय किया था? तो चौकीदारी कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नो टैक्स अभियान के एक भाग के रूप में चौकीदारी टैक्स का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो वही बिहार में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है दोस्तों। इसमें आंसर चूंकि चौकीदारी कर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौकीदारी कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना शुरू किया। नमक कानून और सत्याग्रह पर अधिक जानकारी के लिए प्रश्न संख्या 75 में इसका सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बिहार से भारत की संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये देखिए इसमें भी इस आंसर कोई नहीं है, ये आंसर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बिहार से अन्य व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था वो कौन कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह, श्री श्याम नंदन सहाय, श्री जयपाल सिंह, श्री राम नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री जगत नारायण लाल, श्री सत्यनारायण सिन्हा, बाबू जगजीवन राम और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद। क्या था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में बिहार के सदस्यों की कुल संख्या 36 थी। संविधान सभा में कितने सदस्य थे बिहार के? तो 36 सदस्य थे। देखिए पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? तो भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। लेकिन इसको पहले ही क्लियर किया गया था कि जब गांधी जी को गोली लगी थी उस समय इसका नाम बदल के किया गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद श्रद्धांजलि के रूप में पटना लॉन या बांकीपुर मैदान का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। इसका आंसर ई होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने डी दिया है। तो बीपीएससी 1-2 क्वेश्चन हर साल ऐसा करती है दोस्तों, तो इसके लिए भी तैयार रहना है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी। इसके बारे में कल भी मैंने पढ़ा था, आज फिर देखिए दिया हुआ है।
बिहार में पहला तुर्क आक्रमणकारी या सफल मुस्लिम विजेता इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियारुद्दीन खिलजी था। तब उसने बिहार पर आक्रमण किया जब वह अवध के सूबेदार हिसामुद्दीन के अधीन कार्यरत था। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी पर विजय प्राप्त की और इसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। उसने बख्तियारपुर नामक नगर की भी स्थापना की। उसकी कब्र कहाँ है? बिहार शरीफ में है। और ये स्रोत कहाँ से मिला है? तो मिन्हाज उस सिराज द्वारा लिखित तबकाते नासिरी में। बख्तियार खिलजी ने अपने बिहार अभियान के दौरान नालंदा महाविहार को भी नष्ट कर दिया था। अब इसमें देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं। उसने नालंदा महाविहार पर भारी धन प्राप्त करने की आशा के साथ हमला किया, लेकिन उसे आशानुरूप धन नहीं मिला तो क्रोध में आके उसने नालंदा के रत्नोदधि, ठीक है, पुस्तकालय को जला दिया। सोचिए कितना वो गलत काम था कि पहले उसने धन के लालच में वहां पे आक्रमण किया, लेकिन अगर उसको उसके हिसाब से धन प्राप्त नहीं हुआ तो उसने रत्नोदधि पुस्तकालय को ही जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते थे और यहाँ रहते थे, पढ़ते थे। नालंदा के खंडहरों की खोज और सूचना सबसे पहले सर फ्रांसिस बुकानन ने दी थी। 1915 से 1937 और फिर 1974 से 1982 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थल की व्यवस्थित रूप से खुदाई और प्रबंधन किया गया था। नालंदा के महाविहार को 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो है में शामिल किया गया। अब फिर एग्जाम अपडेट देखिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय को भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों के बीच सहयोग प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। मार्च 2006 में महामहिम राष्ट्रपति कलाम ने बिहार राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए इसके पुनरुद्धार की बात रखी। भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया। सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन हुआ। नए भवन के पुनरुद्धार के वास्तुविद कौन थे? तो इनका नाम है बीबी दोषी। नालंदा का अर्थ ज्ञान और शिक्षा का निरंतर प्रवाह है और यही शिक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण और सोच रही है। नालंदा परिसर अग्रणी नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो वेस्ट मॉडल के साथ निरंतरता की भावना को आगे बढ़ाएगा। ये किसका कथन है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी का कथन है। नालंदा विहार को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल 770 से 810 एडी उसने की थी। यह बिहार के भागलपुर जिले अंतिचक गांव के पास में स्थित है। प्राचीन काल में यह बौद्ध शिक्षा के केंद्रों में से एक था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध धर्म की महायान परंपरा से जुड़ा था और एशिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वान और छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। धर्मपाल खुद को परम सौगात बुद्ध का मुख्य उपासक कहलाना पसंद करते थे और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के महान संरक्षक थे। इन्होंने इसे 1203 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। अब इसमें देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। उन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की और धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वंश को हराया था। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो क्या है? यह वर्तमान बिहार के बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो ये दोनों सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो ये नहीं है। देखिए अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले के कहलगांव उपमंडल के अंतिचक गांव में स्थित है। यह पाल साम्राज्य के दौरान नालंदा और उदंतपुरी के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा के 3 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों में से एक था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने कब किया था? 783 से 820 ईस्वी। मैंने ये धर्मपाल का इतने दिन का शासनकाल है। द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की मानद राशि में कमी किए जाने के बाद एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में की गई थी।
यह अपने समय के सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसमें 100 से अधिक शिक्षक और लगभग 1000 छात्र अध्ययनरत थे। यह प्रख्यात विद्वानों का उद्गम स्थल रहा है, जिन्हें अक्सर बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रचार करने के लिए विदेशी शासकों द्वारा आमंत्रित किया जाता था। ऐसे ही विद्वान थे, कौन थे? आतिश दीपांकर, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की शर्मा परंपराओं के संस्थापक माने जाते थे। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहीं फला फूला। यहाँ तर्कशास्त्र, वेद, खगोल विज्ञान, शहरी विकास, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषय और अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें एक और दो गलत है दोस्तों, ये मैंने गलत पढ़ दिया था। ये बांका जिले में नहीं है और ना ही गोपाल प्रथम ने की थी। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन से ये सारी चीजें धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। और ये भागलपुर जिले के कहलगांव में है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 3 और 4। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला और यहाँ तर्कशास्त्र, कानून इसकी पढ़ाई होती थी। देखिए यही ऐसे ही गलती होता है कि कौन सा गलत है कथन दिया हुआ है, और 1 और 2 मैंने सही समझ के पढ़ा था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या है? बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ तर्कशास्त्र, वेद, खगोल विज्ञान, शहरी विकास, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषय और अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। विक्रमशिला के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत तिब्बती साहित्य एवं शोध है। विशेष रूप से 16वीं 17वीं शताब्दी के तिब्बती भिक्षु इतिहासकार तारानाथ के लिखे गए पुस्तक एवं ग्रंथ इस पुरातन वैभवशाली स्थल को 1193 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया। अब उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो इनका नाम है मौली कवि। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक मौली कवि हैं। वे जगदीशपुर राज्य के दरबारी कवि थे। इस पुस्तक में उन्होंने बाबू कुंवर सिंह के शौर्य के बारे में लिखा था। मौली कवि की अन्य पुस्तकें क्या है? तो उद्वंत, विनोद और बाघ सिंह। अब एग्जाम पॉइंटर्स देखिए। विद्यापति, ये 1352 से 1448 तक। ये विद्यापति के बारे में देखिए क्या क्या है। ये एक महान मैथिली और संस्कृत कवि थे, जिन्हें उनकी रचनाओं के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। वे मिथिला क्षेत्र के मधुबनी के विस्पी गांव के निवासी थे और उनकी कविताओं में भगवान शिव और राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं का विशेष उल्लेख मिलता है। वे मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के मित्र और राजकवि थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा शामिल है। तो विद्यापति कहाँ के थे और इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये हो सकता है कि सारे नाम पूछ दे और पूछे कि ये किससे संबंधित है। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन शेष रहते हुए भी किसने पटना कॉलेज छोड़ा था? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद के अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा से बमुश्किल 20 दिन पहले पटना कॉलेज छोड़ दिया और बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए। अब देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वह 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। इन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अच्छा, इनको क्या बोला जाता है? लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। पटना एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया। इन्हीं के नाम पर पटना एयरपोर्ट है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है लोकनायक। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को। देखिए लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास एक नेशनल कॉलेज शुरू किया था। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में डिटेल्स देखिए है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सीवान बिहार में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वे 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता विशन नारायण धार से कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये शामिल हुए हैं कांग्रेस में। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना के बाद राजेंद्र प्रसाद उसके प्रधानाचार्य बने। उन्हें अपनी मृदु भाषिता और सर्व सुलभता के कारण अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि अजात शत्रु के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है, तो इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इससे पहले वे पटना नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। देखिए, वो पटना नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। 1946 की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया था और ये अपने अंतिम दिन सदाकत आश्रम में बिताए थे उन्होंने। राजेंद्र प्रसाद का 28 फरवरी 1963 को निधन हो गया और 1963 में देश के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की अन्य साहित्यिक कृतियां देखिए कौन कौन सी है। एक तो ये है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक हैं ये। दूसरा इंडिया डिवाइडेड है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, चंपारण में सत्याग्रह, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति। आत्मकथा जो उनकी आत्मकथा है बांकीपुर जेल में उनकी 3 साल की जेल अवधि के दौरान लिखी गई थी। ये सब उनका लिखा गया है। अब एग्जाम पॉइंटर से और देखिए, जयप्रकाश नारायण की साहित्यिक कृतियां क्या क्या है? तो इनका लोक स्वराज है, इनसाइड लाहौर फोर्ट है, फेस टू फेस है, आमने सामने, कारावास की कहानी, संपूर्ण क्रांति, स्वराज फॉर द पीपल, समाजवाद से सर्वोदय तक, ये सब जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कर्पूरी ठाकुर, इनका क्या क्या है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से लोकप्रिय है। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कब कब? 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और फिर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979। बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला बटा 26% आरक्षण का फॉर्मूला उन्होंने ही तैयार किया और लागू किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम सोए वतन को जगाने चले हैं नामक प्रसिद्ध कविता की रचना कर्पूरी ठाकुर ने की थी। उनके उल्लेखनीय कार्य क्या क्या है? तो 8वीं तक की मुफ्त शिक्षा, मैट्रिक पाठ्यक्रम से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी को हटाना, उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा का दर्जा और बिहार में पूर्ण शराबबंदी, ये सब जो था कर्पूरी ठाकुर का किया हुआ है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न 49वें प्राप्त करते हैं वह, ये सम्मानित किया गया। अब देखिए भारत रत्न के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ दिया गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न हेतु सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है। प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने उत्कृष्ट मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये तीनों लोग प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें वर्ष 1954 में सम्मानित किया गया था। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए किसको किसको, मदर टेरेसा को 1980 में और 2 गैर भारतीयों खान अब्दुल गफ्फार खान तथा नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2024 कर्पूरी ठाकुर, मनकोम्बू संबाशिवन, एमएस स्वामीनाथन, पामुला पर्थी वेंकट, अच्छा पीवी नरसिंह राव, लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। ये 2024 में इतने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में किस गुरु का जन्म हुआ है? तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ है? तो 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था।
और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में एग्जाम पॉइंट से क्या क्या है। वे सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। सिख धर्म में उनका उल्लेखनीय योगदान 1699 में खालसा पंथ नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना करना है। उन्होंने खालसा के लिए 5 नियम बनाए, जिनका पहला शब्द क से शुरू होता है, इसीलिए उन्हें पंचकार कहा गया। आस्था के 5 प्रतीक जो खालसा सिख हर समय धारण करते हैं, वो है क्या है? यह है केश, बिना कटे बाल। दूसरा कंघा, एक लकड़ी की कंघी। तीसरा है कड़ा, जो कलाई पर पहना जाने वाला लोहे या स्टील का कंगन। कृपाण, एक तलवार। और कच्छा, छोटा ब्रीच कच्छा। उन्होंने मुगल सेनाओं और उनके सहयोगियों के साथ कुल 21 युद्ध लड़े हैं। अब इसमें से कुछ उल्लेखनीय युद्ध कौन कौन से हैं? तो एक भंगाड़ी की लड़ाई है जो 1686 ईस्वी में, नादौन एवं गुलेर की लड़ाई जो 1690-91 ईस्वी में, आनंदपुर साहिब की लड़ाई, वो प्रथम लड़ाई हुई 1700 में और दूसरी लड़ाई 1704 में, चमकौर साहिब की लड़ाई, मुक्तसर की लड़ाई और खिदराना की लड़ाई इसमें शामिल है। उन्होंने सिख कानून को संहिताबद्ध किया। वीर रस की कविताएं और संगीत की रचना की तथा दशम पातशाह ग्रंथ 10वां खंड का भी संकलन तलवंडी में। इसलिए इसे गुरु की काशी भी कहा जाता है। तलवंडी को गुरु की काशी भी कहा जाता है। कहाँ? ये इन्होंने दसम पातशाह ग्रंथ 10वां खंड जो है वहां पे उसका संकलन किया है। उन्होंने फारसी में जफरनामा औरंगजेब को पत्र लिखकर उसके अत्याचारों और कुकृत्यों के लिए फटकार भी लिखा। उनकी अन्य साहित्यिक कृतियां क्या है? जापू साहिब, उस्तति, चंडी चरित्र, शास्त्र नाम माला, ज्ञान प्रबोध। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि वे गुरुओं की पीढ़ी परंपरा में अंतिम थे। उस समय से उन्होंने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के लिए गुरु घोषित कर दिया। 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में जमशेद खान और वसील बेग द्वारा उन पर घातक हमला किया गया, जिससे 41 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन बिहार के नेता थे? तो इसमें कौन है? 1 और 2, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अब देखिए सहजानंद के बारे में क्या क्या है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? नौरंग राय था। वे उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र बिहार था। इन्होंने अपना पहला आश्रम सिमरी गांव शाहाबाद में तथा दूसरा बिहटा पटना में बनाया था बिहार में। बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS की पहली बैठक नवंबर 1929 में सोनपुर में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और महासचिव कौन थे? बिहार के श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की दूसरी बैठक 1934 में गया में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। जबकि तीसरी बैठक 1935 में हाजीपुर में आयोजित की गई और यह फिर से स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। उन्होंने 1937 से 39 में बिहार में बकास्त आंदोलन का आयोजन किया। बकास्त का अर्थ है ऐसी जमीन जो मालिक की जोत में है। आंदोलन जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से काश्तकारों की बेदखली के खिलाफ था और इसने बिहार काश्तकारी अधिनियम और बकास्त भूमि कर को पारित करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। उसके बाद और उन्होंने क्या किया है सहजानंद सरस्वती ने? उन्होंने बिहटा के डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व भी किया, जहां किसान मजदूर एकता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1936 में लखनऊ की अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसान प्राण स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ और इसके महासचिव NG रंगा थे। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत में किसानों का निर्विवाद नेता कहा। 19 अप्रैल 1940 को स्वामी सहजानंद सरस्वती को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और इस दिन को स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 28 अप्रैल को सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वामी सहजानंद दिवस घोषित किया गया है। अब स्वामी विद्यानंद के बारे में देखिए। वह असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के सबसे महत्वपूर्ण किसान नेता थे। वह भागलपुर और मधुबनी दरभंगा क्षेत्र में सक्रिय थे। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह है स्वामी विद्यानंद। 1919 और 1920 में किसान नेता स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा क्षेत्र में
दरभंगा महाराज के खिलाफ एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया, जो बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी थी और ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी जमींदारियों में से एक थी। कहाँ पे? तो दरभंगा महाराज। यह विरोध आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद के प्रभावों के कारण था, जिसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई, जबकि मजदूरी मेहनताना में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। उसके बाद देखिए, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। श्री कृष्ण सिंह ने फरवरी 1923 में स्वराज दल की बिहार शाखा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण सिंह, और महासचिव अब्दुल बारी थे। अब एग्जाम पॉइंट से देखिए क्या क्या चीजें और महत्वपूर्ण है। 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन कांग्रेस दो वैचारिक गुटों, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के रूप में बट गया। 1 जनवरी 1923 को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। बिहार में श्री कृष्ण सिंह परिवर्तन समर्थक समूह के थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परिवर्तन विरोधी समूह के थे। अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ थे और बिहार में स्वराज पार्टी का समर्थन नहीं करते थे। इसीलिए इस पार्टी का प्रभाव बिहार में बहुत सीमित था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, इसका सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए, एक-एक पॉइंट अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। और आपके पीटी के लिए ये बहुत, बीपीएससी पीटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। साथ-साथ बीपीएससी और जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो टीआरई हो, बिहार एसएससी हो, और सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।